So hello guys, welcome back again. I hope you are all okay and doing fine. आज मैं हेडक्वार्टर आया हूँ क्योंकि मैंने एक स्टाफ क्वार्टर ले रखा था अपना, जो अलॉट करा रखा था मैंने। तो मैं ऑलरेडी सरेंडर कर चुका हूँ, बट उसकी सरेंडर करने के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं, तो मुझे वो कंप्लीट करनी है। तो तभी मेरे को जो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, कुछ यूज हैं, नॉट यूज सर्टिफिकेट्स हैं, वो सबमिट करने के बाद मेरे को एनओसी मिलेगी हेडक्वार्टर से। उसके बाद मैं अपना एचआरए क्लेम कर पाऊंगा। तो सरकारी क्वार्टर लेना मिलता भी बड़ी मुश्किल से है, और जब उसको सरेंडर करते हैं तो भी बड़ा इश्यू वाला काम है। उसको सरेंडर करने में बड़ी आफतें आती हैं, दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ना कोई बताता है डिपार्टमेंट कि सरेंडर के टाइम भी क्या क्या प्रोसीजर होगा, और ना ही आपको पता होता है। तो इस वजह से दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो इस लोगों का लगभग किसी का 1 महीना 2 महीना ऐसे ही खराब हो जाता है जब सरेंडर करने का टाइम आता है। मतलब आप पहले खाली कर दो रूम को। खाली करने का मतलब ये नहीं कि आपका रूम सरेंडर हो गया, खाली करने के बाद भी आपसे वो सरेंडर लेटर, पहले तो सरेंडर लेटर नहीं मिलेगा आपको। जेई जो भी कंसर्न होगा उससे सरेंडर लेटर नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आपको एनओसी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर बिल की। ये दो चीज कंपलसरी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल की जो एनओसी है वो सबसे पहले कंपलसरी है। वो आप दोगे तब जाके जेई आप सरेंडर लेटर देगा आपको। रूम चेक करके आएगा, देखेगा इशू तो नहीं है, कुछ चीज कम तो नहीं है जो उन्होंने सरकारी गवर्नमेंट चीज प्रोवाइड की है। फैन यूजली फैन ही होते हैं, और तो खैर क्या है, फैन और टैप ही है उसमें। सरकारी क्वार्टर में कुछ तो मिलता ही नहीं है, दीवार तो खैर कौन चोरी करेगा, ठीक है। बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, तो वो चेक करते हैं रूम को सरेंडर लेटर देने से पहले। उसके बाद फिर आपकी मेन फाइल स्टार्ट होती है। फिर आपको अपने डिपार्टमेंट लिख के देना पड़ता है कि हाँ जी, मैंने ये अकोमोडेशन है जो मैंने खाली कर दी, और मेरे को अब एनओसी दी के और मेरे को एचआरए मेरा वापस रिटर्न किया जाए, जो भी एडमिसिबल एचआरए वो मेरे को पे किया जाए। बट उसमें भी ये नहीं कि आपने बस लेटर दे दिया काम चल गया आपको। आई डोंट नो अबाउट अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट एमसीडी में ऐसा है, यहाँ पे आपको हर चीज, हर काम, हर चीज के लिए अपने आप को खुद ही निकलना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि हाँ भाई किसी पर्टिकुलर जो है ऑफिशियल की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट होता होगा कि जैसे मैंने एप्लीकेशन दी तो वो आगे प्रोसेस करेंगे, बट एमसीडी में ऐसा नहीं है। एमसीडी में आपने क्वार्टर लिया, आपको सरेंडर करना है, तो आप ही को सब जगह से एनओसी जो है लानी पड़ेगी। कोई आपका सैलरी का डिटेल है वो आपको लाके देनी पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ें पहले ही सब कुछ कर लिया। और सबसे अच्छी बात है कि मैं ज़्यादा टाइम रहा नहीं, मैं सिर्फ 2 साल ही उसमें स्टाफ क्वार्टर में रहा था, और मेरी सैलरी एक ही ऑफिस से थी। सिर्फ 2 महीने की सैलरी मेरी हेडक्वार्टर से थी, उसकी डिटेल मैंने हेडक्वार्टर से निकलवा के वेरीफाई करके रख ली। तो उनको ज़्यादा दिक्कत है जो लंबे टाइम तक रहते हैं सरकारी क्वार्टर में या एमसीडी अकोमोडेशन जैसे मैं था। तो क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी ट्रांसफर हो रही हो, बार बार ट्रांसफर होगी, तो उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, जो उनका सैलरी डिटेल का रिकॉर्ड है, वो अलग अलग उसमें होगा ऑफिस में। तो उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं एट द टाइम ऑफ सरेंडरिंग, क्योंकि उनको हर जगह से वो सैलरी जो है वेरीफाई करानी होगी। हाँ भाई, हमने पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन में जो भी एप्लीकेबल चार्जेस था रूम का, जो भी रेंट या एसएलएफ मान लो, जो फी होती है, मंथली फी होती है, वो फी एज पर द रेट्स, जो भी एप्लीकेबल रेट्स हैं उस हिसाब से वो डिडक्शन हुई है नहीं हुई सैलरी से, प्लस वाटर चार्जेस इफ एनी। कुछ एक फ्लैट्स में, कुछ एक एरिया में जो है एम्प्लॉय अपने खुद के मीटर लगवा लेते हैं जहाँ पे लग सकते हैं, और वो फिर वो एनओसी जो है दिल्ली जल बोर्ड से लेके देते हैं दिल्ली के अंदर। जहाँ पे आपका खुद का सेपरेट वाटर मीटर नहीं है और आपका सैलरी से डिडक्शन होता है, तो वो रिकॉर्ड भी आपको वेरीफाई करा के अपने एचओडी से वो आपको सबमिट करना होगा इस एप्लीकेशन के साथ हेडक्वार्टर में एनओसी लेते वक्त। जब तक आपकी एनओसी क्लियर नहीं होगी, ड्यूज नो ड्यूज क्लियर नहीं होंगे सभी तरह से, एचआरए नहीं दिया जाएगा। तो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर डिडक्शन, एसएलएफ हो चाहे वो वाटर बिल हो, ठीक है। उसके अलावा कोई पेंडिंग ड्यूज है, यूजली जो एसएलएफ होता है वो ईयरली कटता रहता है, मतलब मंथली कटता है एसएलएफ, बट उसकी कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं जाती इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में। जब वो इंक्रीज होता है तो जब हम जमा करते हैं, फाइल सबमिट करते हैं अपनी, तब यहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं हाँ भाई इस ड्यूरेशन में कितना एसएलएफ था, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन या पर्टिकुलर ईयर में कितना कितना एसएलएफ था, और हमने डिडक्शन कितना एसएलएफ कराया, ठीक है। तो वो हमें जो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तब आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक एज पर द कंडीशन, भाई कितना लोड है इनके पास, हेडक्वार्टर में कितना स्टाफ है, कितना काम कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से आपको 1 वीक या 2 वीक में आपको एनओसी इश्यू हो जाएगी। जब आपको एनओसी इश्यू होती है तो उसके बाद फिर आपको एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेबल एचआरए है वो आपको मिलेगा एज पर योर बेसिक पे एंड योर डेजिग्नेशन। तो जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सरेंडरिंग, जो एमसीडी एम्प्लॉय को, क्योंकि मैं एमसीडी में एम्प्लॉय हूँ, तो जिनको सरेंडर करना है अपना रूम, तो उनको बेसिक जो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जब भी वो रूम खाली करते हैं, तुरंत उनको अपने इलेक्ट्रिसिटी
बिल को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर उसको रिमूव करा के उसकी एनओसी ले लेनी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, चाहे वो टीपीडीडी हो चाहे बीएससी हो, जो भी अपना एप्लीकेबल डिस्कॉम है उससे आपको एनओसी लेनी है इलेक्ट्रिसिटी की। प्लस वाटर बिल है, वहाँ पे अपना सारा ड्यूज सबमिट करके वहां से एनओसी लेनी है अगर आपके वाटर मीटर था सेपरेट। ठीक है, ये दो चीज लेके ही आपको फटाफट अपना रूम सरेंडर कर दीजिए जेई के पास। ठीक है, वो तो ये दोनों चीज लेके आपका जो है रूम सरेंडर लेगा। सरेंडर लेटर लेते ही अपना अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई सो एंड सो डेट को मैंने अपना रूम सरेंडर कर दिया है और ये मेरी एनओसी है और ये मेरी वाटर बिल एनओसी है, ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी एनओसी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने खुद ही थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, जहां जहां से आपकी सैलरी इशू हुई है उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आपके पास फ्लैट था या रूम था, जो भी सरकारी अकोमोडेशन थी, गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपके पास थी, उस ड्यूरेशन में जहां जहां से आपको सैलरी मिली है उन सब की सैलरी डिटेल आपको अपने एचओडी से वेरीफाई करानी है। ठीक है, कि हाँ मेरा ये सैलरी डिटेल है और मेरा इतना एसएलएफ या वाटर चार्जेस डिडक्ट हुआ है। वो सारी डिटेल्स जो है ईसीआर रजिस्टर से कॉपी लेके उनकी सारी अपने एचओडी से वेरीफाई करा के वो आपको सबमिट करनी है उस फाइल के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ। तब आपको फॉरवर्ड करानी है जहाँ से भी आपका अलॉट हुआ है, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको अलॉट हुआ है उसके हेड को आपको वापस फाइल मूव करनी है कि भाई मेरी ये फाइल है और मेरी एप्लीकेशन है और मैंने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए और ये मेरी सैलरी डिटेल है, और कोई ड्यूज बचता है तो बता दीजिए। और पर्सनली आप बचे वो ड्यूज के लिए आप पहले ही जाके बात कर लीजिए, उनको डिटेल दिखा दीजिए, और बेटर है कि आप वहां से पहले ही कंफर्म कर ले कितना ड्यूज बन रहा है आपका, और उस ड्यूज को आप पहले ही सबमिट कर दे फाइल जमा करने से पहले, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो बता ही देगा कलर कि भाई इस ड्यूरेशन में आपका इतना एसएलएफ कटना था, इतना वाटर चार्ज कटना था, तो ये आपका कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर दे भाई किस किस ड्यूरेशन में आपका जो है एसएलएफ या वाटर चार्ज कम कटा हुआ है। तो जितना भी रिमेनिंग ड्यूज आता है, पेंडिंग ड्यूज आता है, जो बैलेंस बच गया आप उसको सबमिट करके ही फाइल सबमिट कीजिए। मैंने ऐसे ही किया, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है। तो सबसे पहले जो आप सरेंडर लेटर करोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर की कॉपी होगी। ठीक है, जिस ऑर्डर से आपको अलॉट हुआ है। दूसरा पोजीशन स्लिप, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर से आपका डिडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, आपका डिडक्शन स्टार्ट होगा पोजीशन स्लिप से, कि आपको किस डेट पे आपने जो अकोमोडेशन है आपने पोजीशन ली है, उस डेट से आपका एसएलएफ और कोई चार्जेस है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी टीपीडीडीएल की, मेरे उसमें केस में टीपीडीडीएल से थी तो मैंने उसकी नोटिस की कॉपी दी है, और आपके साथ अगर वाटर कनेक्शन हो साथ में तो वाटर कनेक्शन की आपको कॉपी देनी है। ठीक है, दूसरा फिर सरेंडर लेटर की कॉपी देनी है, वो आपको जेई देगा जब आप एनओसी सबमिट कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी की और उसकी वाटर बिल की, तो आपको जेई देगा। अगर सेपरेट वाटर बिल नहीं है तो आपको अलग से एनओसी नहीं देनी, वो आपके आपकी सैलरी डिडक्शन की डिटेल वो देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने जितनी मेरी सैलरी कटी इस ड्यूरेशन में, जब तक मेरे पास ये रूम था तब तक की मैंने ईसीआर अपने एचओडी से वेरीफाई कराई है, जिसमें पूरी डिटेल होती है सैलरी की, कब कितना चार्ज कटा है मेरे को, कब कितनी इनकम मिली है। ठीक है, उसके अलावा जो डिटेल सी एसएलएफ वाटर चार्जेस की जो मेरी सैलरी डिडक्ट हुई है मैंने उसकी टेबुलर फॉर्म में डाला उसको, और मैंने वो वेरीफाई कराया हुआ है। उसके साथ ही साथ मैंने लास्ट में जो है जो मेरा कुछ ड्यूज बचता था, क्योंकि जो मेरा एसएलएफ कटा था वो थोड़ा कम था और बाद में रेट बढ़े थे, इनहेंस हुए थे एक साल के लिए, तो उसमें जो डिफरेंस था वो मैंने अमाउंट वो पे कर दिया है ऑलरेडी एडवांस में। मैंने पहले ही कैलकुलेशन करा ली थी हेडक्वार्टर आके कि मेरा कितना और ड्यूज पेंडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी सबमिट करके फिर निकलते हैं। अपने सीनियर सर से भी मिल लूंगा, उनका थोड़ा सा काम है मेरे को, और मेरी एचओडी ने भी थोड़ा सा मेरे को बताया कि उनका अभी एक लेटर लेना है। अब मैं हेडक्वार्टर आया तो ले लूंगा, हालांकि मैं टाइम से बहुत पहले आ गया हूँ, 9 बजे ऑफिस का टाइम होता है, मैं 8:30 पे यहाँ पे आ गया हूँ। चलो देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। 8:55 हो चुके हैं और अभी बिल्कुल ऑफिस बिल्कुल लॉक्ड है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ऑफिस लॉक भी रहेगा। अब देखते हैं कितनी देर बाद खुलता है ऑफिस। अभी मैं 18th फ्लोर पे हूँ सिविक सेंटर के, और यहाँ से ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं सीपी का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये सारा सीपी एरिया है, ये पास में ये रेलवे स्टेशन, इधर ये इस तरफ ये रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये बैक साइड सीपी हो गया, पूरे मिंटो रोड से होते हुए ये पूरा सिटी एरिया है। मतलब सिविक सेंटर की इतनी हाइट है, यहाँ से आप काफ़ी दूर तक एरिया देख सकते हो। इवन सेंट स्टीफन हॉस्पिटल सिग्नेचर ब्रिज जो भी रिसेंटली बना है 2-3 साल पहले, आई थिंक ज़्यादा हो गया, सिग्नेचर ब्रिज भी यहाँ से देख सकते हो, लाल किला यहाँ से देख सकते हो, जामा मस्जिद यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हो यहाँ से, इतना हाइट है इसकी, 28 फ्लोर है सिविक सेंटर में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं उस टेरेस पे जाके देखोगे तो आप।
सो गाइज मॉर्निंग में मैंने अपनी फाइल सबमिट कर दी है एनओसी के लिए, और देखते हैं। उसने बोला है कि जो कंसर्न बिलिंग असिस्टेंट है, ये श्योर्ड मी दैट कि विद इन वीक वो एनओसी इशू हो जाएगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही सबमिट कर दिए हैं। जो फाइल मैंने दी है उसमें ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, तो मैं एक बार पहले ही बिलिंग असिस्टेंट से मिलके जा चुका था कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है और कोई ड्यूज है तो उस पर क्या कुछ मैंने रफ कर ली थी। तो उसी बेसिस मैंने सारी फाइल रेडी करके कंप्लीट फाइल रेडी करके सबमिट कर दी है, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक मुझे एनओसी मिल जाएगी, तो फिर मैं चार्ज क्लेम कर पाऊंगा अपने ऑफिस से। तो ये थोड़ा इशू होता है जब भी हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेते हैं, तो लेने में भी दिक्कत होती है, जब उसको सरेंडर है तो भी थोड़ा इश्यूज आते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे भाई कैसे क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी कैसे ऑब्टेन करना है। उसकी थोड़ी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि एमसीडी जो एम्प्लॉयज हैं जिनको फ्लैट मिले हुए हैं गवर्नमेंट वाले दे रखे, जिन्होंने अलॉट करा रखे, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। टिल देन बाय बाय, सी यू। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।